प्लेटो के साम्यवाद के विवेचन के बाद, जिसमें हमने संपत्ति के साम्यवाद और परिवार के साम्यवाद, इसे पत्नियों का साम्यवाद भी कहा जाता है, इसके विवेचन के बाद हम लोग थोड़ी तुलना कर ले संक्षेप में ही आधुनिक साम्यवाद से यह किस प्रकार समान है और दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही आपको बतलाया था कि आधुनिक साम्यवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था और कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद की अवधारणा और उसका उद्देश्य बिल्कुल भिन्न था। प्लेटो के साम्यवाद की अवधारणा बिल्कुल भिन्न है, इसका उद्देश्य बिल्कुल भिन्न है। तो इन दोनों ही प्रकार के साम्यवाद में क्या समानता है और क्या असमानता है, इसकी हम लोग चर्चा कर लें। इनमें सबसे पहले इन दोनों में क्या समानता है, दोनों का तुलना करेंगे तो हम दोनों में क्या समान है और क्या असमान है, दोनों में क्या एक जैसा है और क्या भिन्न है, इसकी चर्चा हम लोग कर लें। इसमें सबसे पहले है लक्ष्य की समानता। दोनों का लक्ष्य समान है, दोनों का लक्ष्य समाज में वर्ग संघर्ष को रोकना है। प्लेटो 3 वर्ग समाज के बनाता है, एक को राजनीतिक शक्ति देता है, एक को आर्थिक शक्ति देता है और समाज में एक ऐसी एकता कायम करना चाहता है जिसमें किसी भी वर्ग में या किसी भी भाग में किसी का संघर्ष न हो। कार्ल मार्क्स के साम्यवाद का उद्देश्य भी समाज में वर्ग संघर्ष को रोकना है। वह वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है जिससे समाज में वर्ग संघर्ष ही न हो। दूसरी समानता दोनों में, दोनों राज्य को सर्वोपरि मानते हैं। प्लेटो भी राज्य को सर्वोच्च मानता है और कार्ल मार्क्स भी, जो संक्रमण काल है समाजवाद का, वहां तक राज्य को सर्वोच्च मानता है। यद्यपि कार्ल मार्क्स की व्यवस्था में अंत में जब साम्यवाद की स्थापना होती है तब राज्य विलुप्त हो जाता है, लेकिन पूंजीवाद के बाद जो क्रांति होती है, उस क्रांति के बाद समाजवाद की स्थापना होती है। इस समाजवाद की व्यवस्था में राज्य सर्वोपरि। तीसरी बात इसी से जुड़ी हुई है कि दोनों व्यवस्थाएं अधिनायकवाद का समर्थन करती हैं। प्लेटो विवेक यानी दार्शनिक के अधिनायकवाद का समर्थन करता है और कार्ल मार्क्स संक्रमणकालीन व्यवस्था समाजवाद में सर्वहारा के अधिनायकवाद का अंत करता है। दोनों ही व्यवस्थाएं आर्थिक प्रतियोगिता का अंत करती हैं। प्लेटो की व्यवस्था में शासक यानी संरक्षक, शासक और सैनिक, उत्पादक वर्ग के बीच किसी प्रकार का आर्थिक संघर्ष नहीं होगा, कोई आर्थिक नहीं होगी। आर्थिक शक्तियां केवल उत्पादक वर्ग के हाथ में होंगी। इसी तरह से आधुनिक साम्यवाद उन्मुक्त आर्थिक प्रतियोगिता का अंत करता है जिससे वर्ग संघर्ष या आर्थिक संघर्ष न हो। दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं में समाज महत्वपूर्ण है और व्यक्ति गौण हो जाता है और व्यक्ति का अपना हित बलिदान हो जाता है। अब आ जाइए इसके असमानताओं पर। इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों के अंतर के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। दोनों में भिन्नता क्या क्या है। देखिए, प्लेटो के यानी पहला अंतर यहां हम आपको बतला रहे हैं, लक्ष्य का अंतर। प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है, एक आदर्श राज्य की स्थापना के उद्देश्य से प्रेरित है जिसमें समाज के केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवाद की व्यवस्था है। जबकि आधुनिक साम्यवाद जो कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित है उसका लक्ष्य आर्थिक है। वह शोषण मुक्त वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। तो प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य राजनीतिक है, आदर्श राज्य की स्थापना है जिसमें विवेक प्रधान दार्शनिक शासक होगा। और कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद है उसमें आर्थिक शोषण का अंत करते हुए समानता पर आधारित एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य है। दूसरा अंतर है अर्ध साम्यवाद और पूर्ण साम्यवाद का।
अर्ध साम्यवाद और पूर्ण साम्यवाद का मतलब, प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है, समाज के आधे भाग के लिए है, आधे से भी कम भाग के लिए है, केवल शासक और सैनिक के लिए वह साम्यवाद की व्यवस्था करता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद पूरे समाज पर लागू होता है, पूरे समाज के लिए। तीसरा अंतर है आर्थिक ढांचे के संबंध में। प्लेटो के साम्यवाद की व्यवस्था में आर्थिक ढांचे में कोई बदलाव नहीं होता है। उत्पादक वर्ग के पास संपत्ति रहती है, सारे उत्पादन और जो उत्पादन के और वितरण के संसाधन हैं उन सब पर उत्पादक वर्ग का अधिकार होता है। लेकिन आधुनिक साम्यवाद में आर्थिक ढांचा समूचा बदल जाता है और जो पूंजीवादी निजी संपत्ति की व्यवस्था है वो समाप्त हो जाती है और संपूर्ण संपत्ति पर सर्वहारा का अधिकार हो जाता है। चौथा अंतर है वर्ग संघर्ष और वर्ग समन्वय का। आधुनिक साम्यवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है। आधुनिक साम्यवाद कहता है जब तक समाज में दो वर्ग रहेंगे, एक शोषक और एक शोषित, एक धनी और एक निर्धन, तब तक वर्ग संघर्ष रहेगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसकी पहली लाइन यही से शुरू होती है कि दुनिया का इतिहास दो वर्गों के संघर्ष का इतिहास है। तो जब तक दो वर्ग रहेंगे, एक साधन संपन्न, एक साधनहीन, एक धनी, एक निर्धन, एक शोषक और एक शोषित, दोनों में वर्ग संघर्ष रहेगा। और जब ये वर्ग समाप्त हो जाएंगे तो वर्ग संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाएगा। प्लेटो वर्ग समन्वय की बात करता है। तीन वर्ग होंगे, शासक, सैनिक और उत्पादक। तीनों वर्ग, कोई भी वर्ग अपने लिए कार्य नहीं करेगा, बल्कि तीनों वर्ग पूरे समाज के लिए कार्य करेंगे। शासक पूरे समाज के लिए शासन करेगा, सैनिक पूरे समाज के हित में कार्य करेगा, पूरे समाज के लिए कार्य करेगा, और उत्पादक वर्ग पूरे समाज के उत्पादन के लिए कार्य करेगा। पांचवा अंतर है राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के एकीकरण के संबंध में। प्लेटो राजनीतिक शक्ति संरक्षक वर्ग को देता है और आर्थिक शक्ति उत्पादक वर्ग को देता है। कार्ल मार्क्स राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति दोनों ही शक्तियां सर्वहारा वर्ग को दे देता है। छठा महत्वपूर्ण है परिवार के साम्यवाद का अंतर। प्लेटो की व्यवस्था में परिवार का साम्यवाद है, यानी जो संरक्षक वर्ग है उसका अपना कोई निजी परिवार नहीं होगा, शासक और सैनिक का निजी परिवार नहीं होगा। लेकिन आधुनिक साम्यवाद में परिवार के साम्यवाद की कोई व्यवस्था नहीं है, निजी परिवार रहेंगे, जो परंपरागत परिवार की अवधारणा है वो रहेगा। सातवां अंतर थोड़ा नीचे छिपा है, आत्मिक और भौतिक अंतर। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य आत्मा का उत्थान है। आत्मिक और भौतिक अंतर में प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य आत्मा का उत्थान है, यानी शासक में विवेक जागृत करना है, उसको सक्रिय करना है, और सैनिक में शौर्य जागृत करना है और सक्रिय करना है। तो प्लेटो का साम्यवाद शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के आत्मा के मूल तत्व, जो प्रभावी तत्व हैं विवेक और शौर्य, उनके उत्थान से संबंधित है, जबकि आधुनिक साम्यवाद भौतिक समानता, आर्थिक समानता की बात करता है। हर व्यक्ति को भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। और अंतिम अंतर जो यहाँ आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। प्लेटो का साम्यवाद एक राष्ट्र की सीमाओं तक बंधा हुआ है, जबकि आधुनिक साम्यवाद एक राष्ट्र की सीमाओं के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप वाला है, जिसमें एक नारा अक्सर दिया जाता है, दुनिया के मजदूरों एक हो। तो यहाँ कोई राष्ट्र नहीं है, पूरे विश्व के मजदूरों के हित के लिए आधुनिक साम्यवाद कार्य करता है। तो ये तुलना है, कभी कभी पूछ दिया जाता है परीक्षाओं में, इसलिए इसकी चर्चा हम लोगों ने की। और इसके साथ ये प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत का अध्याय यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम प्लेटो के आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।